क्या आपको भी लगता है कि यूरोप की अमीरी उनके नवाचार अर्थात इनोवेशन का नतीजा है, लेकिन यह इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चाई यह थी कि उनकी चमक हमारे पूर्वजों की टूटी हुई कमर और 5 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्थित लूट पर टिकी है। जब हम हॉलीवुड की फिल्मों में ब्रिटिश सूरवीरों को देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि उन विश्व युद्धों का खर्च भारत का खून चूस कर निकाला गया था। यह कोई सामान्य व्यापार नहीं था, बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी कारपोरेट डकैती थी। आइए इस काले सच से पर्दा उठाते हैं और डिटेल से समझते हैं कि यहाँ पे यूरोप की अमीरी का क्या कारण था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा व्यापार का कैसे उन्होंने जाल बिछाया, फिर सत्ता का कैसे उनके अंदर स्वाद आ गया, टोल प्लाजा हाईजैक क्या है, मौत की फसल क्या है, अभेद दीवारें क्या है, एकाधिकार पूर्व पूर्ण क्या होता है, कानूनी चोरी कैसे की गई, ताज का धोखा कैसे दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और आज के घाव क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पे हम बात करते हैं कि डकैती कैसे हुई। देखो, इस डकैती की शुरुआत जो है वो हथियारों से नहीं की गई थी, बल्कि व्यापारिक समझौतों से हुई थी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में केवल व्यापारी बनकर आई थी शुरुआत में, लेकिन उनका असली हथियार था जुर्माने और जबरन थोपे गए एग्रीमेंट पे। वे जहां भी उलझते थे, स्थानीय राजाओं पर अपनी गलतियों का हर्जाना लगा देते थे। उनका सीधा सिद्धांत था कि अगर एग्रीमेंट पूरा ना हो तो पूरी टैक्स व्यवस्था पर कब्जा कर लो। यह व्यापार का भ्रम था। असल में यह एक गहरी कारपोरेट चाल थी, जिसने भारतीय शासकों को कर्ज के जाल में फंसाकर पंगु बना दिया, अर्थात एक प्रकार से विकलांग बना दिया। इस तरह सत्ता की ओर उनका पहला कदम बढ़ गया। अब हम बात करते हैं व्यापार का कैसे जाल बिछा। देखो, व्यापारिक जाल बिछाने के बाद उन्हें असली सत्ता की भूख लगने लगी। प्लासी का जब युद्ध हुआ उसके बाद ब्रिटिश को यह भयानक सच समझ में आ गया कि असली और बेहिसाब कमाई तभी संभव है जब पूरी राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में आ जाए। तो जब टैक्स का पूरा पैसा सीधे उनकी जेब में जाने लगा तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। इस अथाह पैसे का उपयोग उन्होंने स्थानीय गद्दारों को खरीदने में और इंग्लैंड से नई सेना मंगवाने के लिए शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय धन से ही भारतीयों को तोड़ना शुरू कर दिया। आप थोड़ा सा हम बात करते हैं, सत्ता की इस भूख ने उन्हें पूरे टैक्स सिस्टम को हाईजैक करने के लिए प्रेरित कर दिया। 1764 के बक्सर युद्ध और फिर इलाहाबाद की संधि को एक आधुनिक टोल प्लाजा के उदाहरण से समझ सकते हैं। देखो, सोचो, एक प्राइवेट कंपनी टोल का ठेका लेती है, अर्थात कोई प्राइवेट कंपनी वो एक टोल का ठेका लेती है, लेकिन फिर बाहुबली बनकर सरकार को ही बंधक बना लेती है। कंपनी ने ठीक ही ऐसा ही किया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सारे दीवानी अधिकार छीन लिए। अब टैक्स का पूरा पैसा उनका था और जनता की भलाई की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आप थोड़ा सा बात करते हैं, बिना जिम्मेदारी के इस क्रूर टैक्स वसूली ने बंगाल को मौत के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया। देखो, 1770 में बंगाल और बिहार में एक भयानक मानव निर्मित अकाल पड़ा। कंपनी की आक्रामक नीतियों के कारण लगभग 1 करोड़ लोगों ने तड़प तड़प कर जान दे दी। उनकी क्रूरता की यह चरम सीमा थी। उन्होंने मरे हुए लोगों के हिस्से का टैक्स भी जीवित बचे हुए कंकालों से वसूला। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसे भी अपने गोदामों में भर लिया। बंगाल जैसी समृद्ध धरती को शमशान बनाने के बाद उनकी नजरें अब दक्षिण की ओर मुड़ने लगी। दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद, उत्तर में तबाही मचाने के बाद कंपनी को दक्षिण में एक लोहे की दीवार का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश की असली मंजिल था समृद्ध मालाबार तट, जहां से विशाल व्यापार होता था। लेकिन मैसूर के शासक हैदर अली
उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया। उन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों के साथ मिलकर व्यापार बढ़ाया और ब्रिटिश को रोक कर रखा था। 1761 और 1780 के युद्धों में हैदर अली ने कंपनी को करारी की शिकस्त भी दी, लेकिन उनके बाद यह प्रतिरोध एक नई तकनीकी ऊंचाई तक पहुंचने वाला था। आप थोड़ा सा बात करते हैं, यह नया शासक केवल एक राजा नहीं बल्कि एक आधुनिक रणनीतिकार था। टीपू सुल्तान एक सच्चे टेक्नोक्रेट थे जिन्होंने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया। अर्थात घबराई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों और निजाम के साथ कायरतापूर्ण गठबंधन किया। उन्होंने मैसूर पर हमला कर टीपू के बच्चों को बंधक बना लिया और 3 करोड़ रुपए का बेतुका जुर्माना भी थोप दिया। आखिरकार युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। कंपनी ने उनके खजाने से 2 मिलियन यूरो का सोना और जवाहरत लूट लिया। अब पूरे भारत का रास्ता साफ हो गया था उनके लिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सबसे बड़े खतरे को मिटाने के बाद कंपनी ने पूरे भारत को निगलने की योजना तेज कर दी। 1803 तक कंपनी ने मुगल राजधानी दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद कंपनी ने अपने ही पुराने सहयोगियों मराठों की पीठ में छुरा झोंका, जिन्होंने टीपू सुल्तान को हराने में उनकी मदद की थी, उन्हें ही बेरहमी से कुचल दिया। यह विश्वासघात यही नहीं रुका, जल्द ही शक्तिशाली सिख साम्राज्य को भी षड्यंत्रों में फंसाकर कंपनी ने भारत पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर दिया। आप थोड़ा सा बात करते हैं, खून खराबे के बाद कंपनी ने अपनी चोरी को एक नया कानूनी रूप दे दिया। 1847 में कंपनी ने खेल के नियम ही बदल दिए और व्यगत का सिद्धांत लागू किया। इस क्रूर कानून के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक का अपना कोई पुरुष वारिस नहीं होता तो उसका राज स्वतः ही कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। इस वैध डकैती के जरिए उन्होंने बिना कोई गोली चलाए उदयपुर, झांसी और अवध जैसे समृद्ध राज्यों को निगल लिया। लेकिन इस अंधी लालच ने खुद उनके देश ब्रिटेन को भी बीमार करना शुरू कर दिया। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं, तो भारत का लूटा हुआ धन अब ब्रिटिश संसद की नींव को भी खोखला कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना अथाह पैसा आ गया कि उन्होंने ब्रिटेन में भी भ्रष्टाचार फैलाना शुरू कर दिया। अर्थात जब उनके पास इतना ज्यादा पैसा आ गया तो ब्रिटेन में भी उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाना शुरू कर दिया। रॉबर्ट फ्लाइव जैसे अधिकारियों ने भारत से लूटे गए धन से ब्रिटिश संसद की सीट और सांसद खरीदना शुरू कर दिया। इनसाइडर ट्रेडिंग और रिश्वतखोरी चरम पर यहाँ पे पहुंच चुकी थी। जब ब्रिटिश सरकार को इस दानों की ताकत का जब ब्रिटिश सम हुआ तो इस दानों की ताकत का असली एहसास हुआ तो मजबूरन उन्हें अपनी ही कंपनी के खिलाफ संसदीय जांच बैठानी पड़ी। अब कंपनी को हटाने का नाटक रचकर ब्रिटिश सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा धोखा दिया। क्या धोखा किया? 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महज एक छलावा था। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म तो किया, लेकिन केवल इसलिए ताकि वे सीधे तौर पर इसे लूट को अपने हाथ में ले सकें। कंपनी के सारे अधिकारी, जमीन और राजस्व अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गए। जिस डकैती को पहले एक कंपनी अंजाम दे रही थी, उसे अब वह शाही सरकार ने संस्थागत कर दिया। जनता के लिए सिर्फ लुटेरों के चेहरे ही बदल रहे थे। आप थोड़ा सा बात करते हैं, इस नई व्यवस्था ने मनी लॉन्ड्रिंग का दुनिया का सबसे चतुर और घातक मॉडल तैयार किया। यह एक खुली लूट थी जिसे बेहद पेशेवरों तरीकों से अंजाम दिया गया। उन्होंने टैक्स वसूली के लिए एक अलग विभाग बना दिया जिसने लगान 3 गुना कर दिया और फिर उसी टैक्स से पैसे दूसरे विभागों से भारतीय किसानों का माल खरीदा, यानी भारत का माल मुफ्त में इंग्लैंड भेजा जाने लगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग थी ताकि कागजों पर सब नैतिक दिखे। इस पैसे ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को सींचा। आप थोड़ा सा बात करते हैं,
सदियां बीत गईं, लेकिन इस कारपोरेट डकैती के दिए हुए घाव हमारे सिस्टम में आज भी रिस रहे हैं। भारत के कुछ चुनिंदा लोगों ने इस लूट में अंग्रेजों की दलाली की और आज वही बड़े बिजनेस हाउस कहलाते हैं। हमारा भ्रष्ट सिस्टम और धीमी न्यायपालिका उसी ब्रिटिश राज का जहरीला अवशेष है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन अधिकारियों ने टैक्स वसूल कर भूखमरी फैलाई थी, आज भी हमारे जिले के सबसे बड़े अधिकारी को उसी नाम कलेक्टर से बुलाया जाता है। यह पूरा आधुनिक ढांचा हमारी बर्बादी की नींव पर खड़ा है। अब हम बात करते हैं कि आज के वीडियो में हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। देखो, इतिहास खुद को दोहराता है और समय का पहिया हमेशा न्याय करता है। 200 सालों में ब्रिटिश सरकार और कंपनियों ने भारत में $5 ट्रिलियन लूटा। जरा सोचिए, आज पूरे ब्रिटेन की जीडीपी जितनी है, वो जीडीपी ही $3 ट्रिलियन है। उनके द्वारा दिए गए घाव गहरे हैं, लेकिन भारत की आत्मा अजय है। इतनी भयंकर लूट के बावजूद आज भारत से यह एक वैश्विक शक्ति बन रहा है। और सबसे बड़ा काव्यात्मक न्याय यह है कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी हमें खरीदा था, आज उसे एक भारतीय ही खरीद लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें आज हमने डिटेल से समझा कि कैसे कंपनियां आई, कैसे भारत के ऊपर आक्रमण किया, कैसे उन्होंने राज किया, कैसे भारत की आर्थिक व्यवस्था को उन्होंने बर्बाद किया। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। अगले वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।